एकेडमी। तो कैसे हैं, उम्मीद है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आइए आज एडिटोरियल पब्लिकेशन के द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती के लिए निकाला गया ये 5 ऑप्शन वाला प्रैक्टिस सेट है। तो आज सेट नंबर जो है 5 होगा। इससे पहले 1 से लेकर के जो 4 इसका प्रैक्टिस सेट है उसे अपलोड कर दिया गया है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। जो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। और इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो बताइए जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो ये जो हुआ था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। और ध्यान रखिएगा ये लॉर्ड जो वेलेजली है इसके समय में जो है यानी चतुर्थ जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो बताइए कौन हो जाएगा ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जो है यानी सबसे पहले भारतीय थे जो लिबरल पार्टी के जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित घटनाओं पर जो है विचार कीजिए। इनमें से बताना है कौन घटना जो है इसका कालानुक्रम सही क्रम बताना। सबसे पहले कौन हुआ था, उसके बाद कौन हुआ था। देखिए नील विद्रोह जो हुआ था तो ये कब हुआ था। तो ये नील विद्रोह जो है ये हो जाएगा 1859-60 में जो है ये नील विद्रोह हुआ था। और संथाल विद्रोह जो है संथाल विद्रोह कब हुआ था, ये 1855-56 में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। और सिपाही विद्रोह जो है 1857 ईस्वी में हुआ था सिपाही विद्रोह। और ये दक्कन जो दंगा हुआ था ये हो जाएगा 1875 ईस्वी में दक्कन दंगा हुआ था। तो इसलिए सबसे पहले इसमें कहेगा तो कौन सा हो जाएगा, यानी सबसे पहले जो है हो जाएगा संथाल विद्रोह हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा सिपाही विद्रोह 1857 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा यानी जो है नील विद्रोह। और उसके बाद सबसे लास्ट में दक्कन हो जाएगा जो कि 1875 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व जो है कहाँ किया था। बताइए जो मंगल पांडे के द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया था तो ये कहाँ पे किया गया था। तो ये हो जाएगा बैरकपुर में जो है इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था। बताइए जो बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम ये पारित हुआ था ये कब पारित हुआ था। तो ये हो जाएगा 1885 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया था। ये जो अपनाया गया था कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। उसी में जो है राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया गया था। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट किसने पेश किया था। बताइए जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जो पेश किया गया था तो ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा जॉन एमेंडसन के द्वारा किया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था ये किसके द्वारा किया गया था। तो हो जाएगा मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9 है कि समाचार पत्र यानी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे। बताइए जो समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स है इसके संपादक कहेगा तो कौन हो जाएगा, इसके संपादक कौन थे। तो हो जाएगा KM जो है पानीकर जो इसके संपादक थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। और आगे है कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र था जिसका जैसे वंदे मातरम, तो वंदे मातरम का संपादक जो है अरविंद घोष थे। और एक था अल हिलाल का संपादक हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इंडिपेंडेंस जो है इसका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है पुस्तकें जो है राजयोग यानी कर्म योग और ज्ञान योग और जो है भक्ति योग जो है किसके द्वारा लिखी गई है। बताइए जो पुस्तक है राजयोग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा जो है ये लिखी गई है।
तो ये जो लिखा गया है ये हो जाएगा स्वामी जो है विवेकानंद के द्वारा लिखी गई ये है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था। बताइए जो ठगी प्रथा का जो दमन हुआ था ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये हो जाएगा कर्नल सलीमन के नेतृत्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्थानीय शासन का जनक किसे माना जाता है। जो स्थानीय जो शासन है स्वशासन इसका जनक किसे माना जाता है। तो इसका जो जनक माना जाता है लॉर्ड जो है रिपन जो है इसका जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल था 1880 से 1884 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को जो है प्रतिगामी उपाय जो है बताया। बताइए किसके द्वारा जो है 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रतिगामी उपाय जो है बताया है, किसके द्वारा बताया गया था। तो ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है इसे बताया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। बताइए जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो 1934 में किया गया था तो उस समय भारत का वायसराय जो कौन था। तो उस समय भारत का जो वायसराय था तो ये हो जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन जो है उसका वायसराय थे। और ध्यान रखिएगा लॉर्ड वेलिंगटन का जो कार्यकाल था 1931 से जो है यानी 36 तक इसका जो है कार्यकाल था। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं, किसने कहा। तो बताइए किसके द्वारा कहा गया कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते हैं। ये किसने कहा था। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा गाया गया था। बताइए जो दांडी मार्च के दौरान जो है रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था। तो ये गाया गया था दिगंबर विष्णु फलुस्कर के द्वारा जो इसे गाया गया था। ध्यान रखिएगा दिगंबर विष्णु फलुस्कर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। यानी जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था तो उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा अरुणा आसफ अली के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली यानी सिक्का और नए पैमाने या जो है वजन एवं माप की शुरुआत की थी। बताइए किसके समय में किया गया था, किसके शासनकाल में। तो किसने अपने शासनकाल में किया था। तो ये हो जाएगा यानी जो है टीपू सुल्तान के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज का वादा किया था। बताइए गांधी जी के द्वारा जो है एक वर्ष में स्वराज का वादा जो है किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। और असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था। ये 1 जो है अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक जो है होनी थी। बताइए क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी। तो ये जो तिथि था यानी 30 जून 1948 ईस्वी तक जो है यानी समाप्त जो है करने का घोषणा किया गया था क्लीमेंट एटली के द्वारा, जो कि तत्कालीन जो है उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। बताइए जो कैबिनेट मिशन भारत आया था ये कब भारत आया था। तो ये हो जाएगा मार्च 1946 ईस्वी को जो है यानी ये भारत आया था। यानी 24 जो है मार्च 1946 ईस्वी को जो है ये दिल्ली जो है पहुंचा था। और इसमें जो है कैबिनेट मिशन में टोटल 32 सदस्य थे, जिसमें कैबिनेट मिशन का नेतृत्व जो है पैथिक लॉरेंस ने किया था। और इसके 3 जो है ब्रिटिश जो है कैबिनेट सदस्य भी इसमें शामिल थे। और पैथिक लॉरेंस जो है भारत के राज्य सचिव थे और स्टोफर्ड क्रिप्स जो है वायसराय यानी मंडल के अध्यक्ष थे एवं एबी अलेक्जेंडर जो है यानी ये भी इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है सही है। बताना इनमें कौन सा जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तो इसमें है कि उन पर जो व्यापारियों के जो एक वर्ग का शासन था तो ये भी सही हो जाएगा। और दूसरा है नगर
निगम लोगों की जो है नागरिक सुविधाओं की देखभाल करता था, तो ये भी जो है सही है। और वे जो है बोस्टोफेडोनिक जो है शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग किया करते थे, तो ये भी सही है। उपयुक्त में से जो है एक से इसका अधिक जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि रामायण, महाभारत, मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान जो है संकलित किए गए थे। बताइए, जो महाभारत है, रामायण है और मनुस्मृति है, इसको जो है किस यानी अवधि के दौरान जो है संकलित किया गया था, तो ये हो जाएगा यानी शुंग काल के समय में जो है इसे यानी संकलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मथुरा और गांधार कला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। बताना है मथुरा और गांधार कला के बारे में कि कौन सा कथन जो है इसमें सही है। तो इसमें जो सही कथन है यानी ए जो है इसका सही हो जाएगा। कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था। तो ये दोनों कला जो है गांधार कला और मथुरा कला, इसका विकास जो है कनिष्क के समय में हुआ था। ये बिल्कुल जो है सही है। और ध्यान रखिएगा, जो गांधार कला है, गांधार कला का संबंध जो है यानी बौद्ध धर्म से है, और वही मथुरा कला जो है इसका संबंध हिंदू धर्म से भी है, बौद्ध धर्म से भी है और जैन धर्म से भी है। यानी तीनों धर्म से हो जाएगा मथुरा कला, और गांधार कला जो है सिर्फ जो है बौद्ध धर्म से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25 है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध जो किस शासक से है। जो ऐहोल अभिलेख है इसका संबंध जो है किस शासक से है, तो इसका संबंध हो जाएगा यानी उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका संबंध हो जाएगा पुलकेशिन जो द्वितीय है उससे है। तो पुलकेशिन द्वितीय ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लेकर जो है यानी लोकायत दर्शन यानी जनता के दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। बताइए, निम्नलिखित में से किस विचारधारा को जो है लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है यानी चार्वाक हो जाएगा। ये चार्वाक जो है एक भौतिकवादी जो है यानी संकुल नास्तिक और जो है एक अपरंपरागत जो है विचारधारा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी। तो किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक जो है संख्या में नहरें बनवाई थी, तो कौन हो जाएगा इसका आंसर। तो हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है सर्वाधिक जो नहरें बनवाया गया था इसी के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघभट्ट द्वारा जो लिखी जो अष्टांग जो है संग्रह का संबंध किससे है। बताना है प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघभट्ट द्वारा लिखी गई अष्टांग संग्रह का संबंध जो है किससे है। तो इसका जो संबंध हो जाएगा यानी चिकित्सा से इसका संबंध है। यानी प्राचीन जो है भारत में चरक और सुश्रुत के बाद वाघभट्ट को जो है महान चिकित्सक माना जाता था। ये जो वाघभट्ट है इसे भी जो है महान जो है चिकित्सक माना जाता था प्राचीन काल में। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग-ए दहली यानी के नाम से जाना जाता है। बताइए, चिश्ती संप्रदाय के किस सूफी संत को चिराग-ए दहली के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा शेख नसरुद्दीन महमूद को जो है चिराग-ए दहली के नाम से जाना जाता है यानी दिल्ली का चिराग। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत जो है किसने की थी। बताइए, जो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया गया था दिल्ली सल्तनत में, ये किसके द्वारा किया गया। तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी, जो पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताइए, जो पोमोलॉजी है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है। तो ये हो जाएगा फलों का जो है अध्ययन जो है पोमोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से यानी किससे संबंधित है। तो इको मार्क जो प्रतीक है ये किससे संबंधित है। तो इसका संबंध हो जाएगा पर्यावरण के लिए जो है सुरक्षित सामग्री से हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इको मार्क का संबंध हो जाएगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित जो है सामग्री से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि एक जो है अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकृत जो ऊर्जा का स्रोत है इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो हो जाएगा ये पेट्रोलियम जो है यानी अनवीकृत ऊर्जा है। यानी जो है यानी एक निश्चित समय में जो है पेट्रोल क्या हो जाएगा समाप्त होने वाला है। तो वही हो जाएगा ये सब क्या हो जाएगा अनवीकरण। बाकी सौर ऊर्जा है, वायु ऊर्जा है और बायोगैस, ये सब जो है यानी जो है नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 34 है कि वर्ष
2011 के जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिले में सबसे कम है? बताइए, जो बाल लिंगानुपात है बिहार के किस जिले में सबसे कम जो है बाल लिंगानुपात है? तो ये हो जाएगा वैशाली में जो है सबसे कम जो है बाल लिंगानुपात है। यहाँ पे जो है यानी 904 जो है, और उसके बाद 904 हो जाएगा वैशाली में हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? इनमें बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, बिल्कुल जो है इसका संबंध भाला फेंक से है। दूसरा है कि जो अवनी लखेरा इसका संबंध पैरा निशानेबाज से है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा, पैरा निशानेबाजी से इसका संबंध है। और तीसरा है कृष्णा नागर, इसका संबंध पैरा बैडमिंटन से है, तो ये भी जो है सही है, इसका संबंध जो है पैरा बैडमिंटन से है। और चौथा ऑप्शन है मित्राब गुहा, तो मित्राब गुहा का संबंध जो है यानी किससे हो जाएगा? यानी इसका संबंध जो है यानी हॉकी से ना होकर इसका संबंध जो है शतरंज से जो है इसका संबंध है, इसलिए यही गलत हो जाएगा। और गलत वाला भी आंसर कह रहा है, तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है कि सामान्य जो है दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है आवश्यक होता है? यानी सामान्य दृष्टि के लिए यानी कौन सा विटामिन हो जाएगा? तो दृष्टि यानी देखने के लिए जो है यानी विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, तो वही जो है रेटिनॉल जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सुगम में भारत अभियान संबंधित है, तो सुगम में भारत जो अभियान है इसका संबंध कहेगा तो किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध दिव्यांग जो है व्यक्तियों से सुगम भारत जो है यानी अभियान का संबंध हो जाएगा। और इसे जो है प्रधानमंत्री के द्वारा 3 दिसंबर 2015 को यानी जो है चालू किया गया, शुरुआत किया गया। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए, जो यूनेस्को है इसकी स्थापना कहेगा तो कब इसकी स्थापना हुई है? इसकी स्थापना जो है नवंबर जो है 1945 ईस्वी में हुई, 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। और इसकी मुख्यालय कहेगा तो पेरिस जो है इसकी मुख्यालय है, पेरिस फ्रांस में इसकी मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है कि विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो विष्णुपद जो मंदिर है ये बिहार के कहेगा किस जिले में है? तो ये बिहार का जो गया है यहाँ पे जो है विष्णुपद मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक निम्न में से किसे जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है मानना चाहिए? तो किसे जो प्राथमिक यानी शिक्षक जो है यानी जो महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो ये हो जाएगा यानी जो धैर्य एवं दृढ़ता, ये धैर्य और दृढ़ता जो है यानी सबसे जो है यानी महत्वपूर्ण जो है विशेषता होनी चाहिए। और अगला क्वेश्चन है कि किस जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर जो है उत्सव का आयोजन किया गया? तो बताइए, जो स्वर धरोहर का जो है उत्सव का आयोजन किया गया ये किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय के जो द्वारा है यानी स्वर धरोहर का आयोजन किया गया। दिसंबर 2022 में केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा जो दिल्ली में स्वर धरोहर जो है उत्सव का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है कि सुपर कंप्यूटर यानी परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर जो परम शक्ति है इसे कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जो परम शक्ति है इसे आईआईटी जो है खड़गपुर में किया गया है, तो आईआईटी खड़गपुर किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है ई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और बाकी जो है यानी आईआईटी जो गुवाहाटी है यहाँ पे जो यानी परम कामरूप जो है सुपर कंप्यूटर को रखा गया है। और आईआईटी जो गांधी नगर है यहाँ पे जो है यानी परम अनंत को रखा गया है यहाँ पे। और आईआईटी रुड़की जो है यहाँ पे जो है परम गंगा को जो है यानी ये सब सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, तो इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने यानी किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास यानी साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? बताइए, जो साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया था तो ये हो जाएगा मिस्र के साथ जो है साइक्लोन 1 का जो शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है कि पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी यानी फितूर किस देश में आयोजित किया गया? बताइए, जो फितूर है इसका जो आयोजन किया गया तो कहाँ पे किया गया इसका आयोजन? तो इसका आयोजन हो जाएगा स्पेन में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में जनवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी मेला फितूर का आयोजन जो है यहीं पे किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो असत्य कथन इसमें बताना है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में। इसका आंसर हो जाएगा यानी ये इनमें बिहार का स्थान अंतिम है, तो ये गलत है। बिहार का स्थान अंतिम नहीं है, तो यूपी जो है, यूपी का स्थान जो है यानी सबसे अंतिम में है। और सबसे ऊपर में कहेगा यानी फर्स्ट रैंक किसका है, तो कर्नाटक जो है यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में सबसे यानी जो है यानी ऊपर में है, यानी फर्स्ट नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। बताइए, जो फोर्ब्स के द्वारा जो है 2022 में जारी किया गया 100 सर्वाधिक जो शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसे जो है यानी 36वां जो है स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि फीफा विश्व कप 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन जो असत्य है। तो इनमें से बताना है फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन जो असत्य है। तो इसमें कि गोल्डन बूट जो है पुरस्कार यानी जो है किलियन एम्बापे को दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। तो गोल्डन बूट पुरस्कार जो दिया गया था किलियन जो है एम्बापे को दिया गया था, तो ये सही है। दूसरा है गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है लियोन मेसी को दिया गया, तो ये भी जो है सही है। और तीसरा ऑप्शन है कि अर्जेंटीना ने ये जो है दूसरी बार खिताब जीता है, तो ये गलत हो जाएगा। अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार नहीं, अर्जेंटीना ने ये जो है तीसरी बार खिताब जीता है, इसलिए इसका आंसर जो है यही जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बताइए कौन सा वो राज्य है जो स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो हो जाएगा तमिलनाडु जो है देश का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि किस विभाग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो बताइए पादप वर्ग का जो उभयचर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा को जो है पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि सभी यानी जीवों के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो बताइए सभी जीवों के रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहेगा तो कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यानी जो कोशिका है ये सभी जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यानी इकाई होता है। अगला क्वेश्चन है अस्थि यानी बोन्स है, तो ये अस्थि जो है बोन्स है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये जो है एक प्रकार का संयोजी जो है उत्तक होता है अस्थि। अगला क्वेश्चन है कि जो पीत का निर्माण जो है होता है, बताइए जो पीत का निर्माण होता है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण जो होता है यकृत में जो है पीत का निर्माण होता है। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि मनुष्य का हृदय यानी किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है। तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो किस झिल्ली द्वारा घिरी होती है, तो ये जो झिल्ली है यानी हो जाएगा पेरिकार्डियम के द्वारा जो है ये घिरी होती है। ध्यान रखिएगा पेरिकार्डियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पादप है। तो रेजिन जो है ये किस पौधे का उत्सर्जी जो है पदार्थ है, तो ये जो है यानी उत्सर्जी जो पदार्थ है तो ये हो जाएगा चीड़ का जो है उत्सर्जी पदार्थ होता है रेजिन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि जो कहा जाता है किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो ये जो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होता है इसे जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो है किस अंग के उदाहरण है। बताइए जो पक्षी है चमगादड़ है इसके पंख जो है किस अंग के उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा असमजात अंग के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई में समय का जो है 2 बार यानी उपयोग होता है। बताइए निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का इकाई में जो है समय का 2 बार उपयोग होता है। तो समय का जो 2 बार उपयोग होता है किस में होता है, तो ये त्वरण में होता है। ध्यान रखिएगा यानी त्वरण क्या होता है, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बस के चालक यानी बस के जो अचानक रुक जाने से जो है बस में बैठे यात्रियों का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है। यानी बस के अचानक रुक जाने से जो है बस में बैठे यात्रियों का शरीर जो है आगे की ओर अचानक झुक जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका जो कारण है यानी गति जड़त्व के कारण जो है ऐसा होता है।
ध्यान रखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई जो है बाह्य बल कार्य ना करे। और न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जड़त्व नियम जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है विराम जड़त्व, दूसरा होता है गति जड़त्व होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, दिष्ट यानी प्रत्यावर्ती धारा को जो है दिष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा जो रेक्टिफायर होता है, इसी के द्वारा जो है यानी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, यानी एसी को जो है डीसी में बदला जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए, किसी वस्तु की जो है वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसके गति ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका गति ऊर्जा जो है यानी 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है हाफ जो है यानी mv² होता है। तो जब इसका गतिज को जो है 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो ये जो है यानी 4 गुना हो जाएगा इसका गति ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है। जो प्रकाश उत्सर्जित करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है प्रदीप्त कहते हैं, यानी ल्यूमिनियस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो वो जो उत्तल लेंस है इसकी क्षमता होती है, तो इसकी क्षमता क्या होती है, इसकी क्षमता जो है धनात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी किस लेंस का व्यवहार होता है, यानी जो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए यानी किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, तो लेंस जो होता है उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, किसमें, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि वोल्टीमीटर का कार्य है। तो जो वोल्टीमीटर है इसका क्या कार्य होता है, तो इसका जो कार्य होता है विद्युत परिपथ में कहीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में। तो विभवांतर को जो है वोल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। और आगे है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ये विद्युत जनित्र जो है यानी सिद्धांत पर आधारित है, ये किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो ये जो है यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे जो है विद्युत जनित्र जो है आधारित होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि गैसों का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। बताइए, गैसों का द्रव में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है, तो ये परिवर्तन जो है संघनन कहलाता है, इसे ध्यान रखिएगा। वही जो ऊर्ध्वपातन है यानी कोई पदार्थ अगर ठोस पदार्थ डायरेक्ट अगर गैस में बदल जाएगा तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, और वही अगर गैस जो है द्रव में बदलेगा तो उसे संघनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ के कण यानी पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल जो है क्या कहलाता है। बताइए, यानी एक साथ बांध कर रखने वाला बल जो कहलाता है ये हो जाएगा अंतराण्विक जो है बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि 2 असमान घनत्व वाले जो है यानी अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, यानी 2 जो है असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, तो ये जो अलग किया जाता है तो पृथक्करण की विधि के द्वारा जो इसे अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बताइए, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो है कौन सा है ऑप्शन के अनुसार, तो ये जो हो जाएगा यानी जल का जमना। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जिससे यानी दोबारा जो है मूल अवस्था में उसे लाया जा सके। जैसे पानी जब जम जाएगा बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ से फिर दोबारा उसे जो है पानी बना सकते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है कि अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयुक्ता कितनी है। बताना है जो अमोनिया है इसमें नाइट्रोजन की संयुक्ता कहेगा तो कितना इसका संयुक्ता हो जाएगा, इसकी संयुक्ता जो है 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 71 है कि परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी जो है कक्षा होती है। तो परमाणु के नाभिक के नज़दीक जो है कौन सी कक्षा होती है, तो ये होता है ना KLMN। तो सबसे नज़दीक में कौन हो जाएगा, तो यही K होता है, सबसे नज़दीक में होता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा लोहे की यानी कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो बताइए, किस विधि के द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जा सकता है, तो इसे जंग लगने से बचाया जा सकता है जस्ता की परत जो है चढ़ाकर जो इसे बचाया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 73 है कि कौन सा जो हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो कमरे के यानी ताप पर जो है ठोस अवस्था में होता है। तो ये हो जाएगा यानी C20 H जो 42 है, ये जो है कमरे के ताप पर जो है ठोस यानी होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जो है जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष जो है थे। तो बताइए कौन सा हो जाएगा। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्र के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष जो थे, तो कौन हो जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75 है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए जो है कहाँ पर जो वकालत यानी करने की मनाही है। जो भी उच्चतम न्यायालय का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा उसके लिए जो वकालत जो है कहाँ पे मना है। तो ये जो है यानी भारत के किसी भी न्यायालय में जो है वो वकालत नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 है कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है। बताइए क्या हो जाएगा। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो ये हो जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा जो इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बताना है कौन सा जो विषय है जो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो ये हो जाएगा जो कृषि है, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि अल्पसंख्यकों के लिए किस वर्ष जो है राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। बताइए अल्पसंख्यकों के लिए जो है किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। तो राष्ट्रीय जो आयोग बनाया गया था ये 1992 ईस्वी को राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो है कितने वर्षों तक का होता है। बताना जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है ये कितने जो है वर्ष का होता है। तो ये हो जाएगा 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80 है कि राज्य के अधीन क्या है, यानी राज्य के अधीन जो है क्या है। तो ये हो जाएगा यानी जो C नंबर ऑप्शन है, आंतरिक एवं बाह्य जो है दोनों संप्रभुता होना चाहिए। तो वही हो जाएगा राज्य के अधीन जो है ये आंतरिक और जो बाह्य संप्रभुता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है। बताना कि भारतीय संविधान में जो मताधिकार है इससे क्या अभिप्राय है। तो इससे जो अभिप्राय है ये हो जाएगा वोट देने का अधिकार जो है, यही जो इससे अभिप्राय है। और ध्यान रखिएगा वोट देने का अधिकार जो है यानी इसका जो है आयु घटा करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। किस संविधान संशोधन में। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसकी आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है। बताइए जो नगर पालिका है इसमें महिलाओं के लिए कितनी जो सीटें आरक्षित होता है। तो ये हो जाएगा 1/3 जो है यानी इसके लिए सीटें आरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 83 है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वे या तो जो है शांत होता है या जो है पशु, यह जो है किसने कहा था। बताइए जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, यह जो है किसने कहा था। तो ये जो कहा गया था अरस्तु के द्वारा कहा गया था, इसे ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है कि किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन जो है किया जा सकता है। तो किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन का जो आकलन किया जा सकता है तो किसके द्वारा किया जा सकता है। ये हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा जो इसका आकलन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 85 है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो बताइए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो मॉडल है ये किस पे आधारित थी। तो ये हो जाएगा यानी हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है। बताना है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में कौन सा जो है विकल्प सही है। तो ये हो जाएगा यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये कैसी अर्थव्यवस्था है। तो ये हो जाएगा मिश्रित प्रकार का अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 है
बिहार में धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? बताइए, धान के फसल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कहेगा बिहार का तो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रोहतास जो है सबसे अग्रणीय है। और आगे है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। तो महाविस्फोट जो सिद्धांत है यानी इसका संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जो है महाविस्फोट सिद्धांत इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी संयंत्र जो शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? बताइए कौन सा संयंत्र है जो शक्ति भी दे सकता है और खाद भी दे सकता है? तो ये दोनों दे सकता है। तो कौन दे सकता है? ये हो जाएगा बायोगैस जो संयंत्र है, यानी ये दोनों दे सकता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से यानी किसने पहली बार ये व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? बताइए किसके द्वारा कहा गया था पहली बार कि जो यानी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं जो सूर्यास्त होता है? तो ये जो कहा गया था तो ये हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा जो है कहा गया था। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की जो है बात नहीं सुन सकते हैं, तो इसका क्या कारण है बात नहीं सुन पाने का? तो इसका जो कारण है क्योंकि चंद्रमा पर जो है यानी वायुमंडल जो वहाँ पे नहीं है, इसीलिए एक दूसरे की बात को जो है नहीं सुन पाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो कौन जो एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये हो जाएगा यानी मानव जो समय है ये प्राकृतिक जो है यानी समय का इकाई नहीं है। बाकी उष्णकटिबंधीय वर्षा है, चंद्रमास है और दिन जो होता है ये सब प्राकृतिक जो है समय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सवाना का जो है सर्वाधिक विस्तार है, जो सवाना जो घास है ये इसका सर्वाधिक विस्तार कहेगा तो कहाँ पे हो जाएगा? इसका सर्वाधिक विस्तार जो है अफ्रीका में पाया जाता है। मेनली जो है सवाना घास का मैदान यानी मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका यानी केनिया और तंजानिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक दृष्टि से यानी भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बताइए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से जो है कौन सा जो है जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे जो जिला बड़ा है ये हो जाएगा यानी जो कच्छ है ये हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गुजरात का कच्छ जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो है यानी ये जिला है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है? तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कहेगा तो कौन सा हो जाएगा? ये जो वुलर झील है, ये वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण करने हेतु एक नई जो है जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? बताइए यानी जो एक नई जनसंख्या नीति जो शुरुआत किया गया ये किसके द्वारा किया गया, किस राज्य के द्वारा? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है यानी नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि अपने जो प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल जो है किस नदी को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जो दामोदर जो नदी है इसे जो है जैविक जो है मरुस्थल यानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 98 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए जो राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध जो संस्थान है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा नागपुर में हो जाएगा इंजीनियरिंग जो है शोध संस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस बायोम में सबसे जो कम तापांतर पाया जाता है? तो किसमें जो सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो ये जो तापांतर पाया जाता है तो ये हो जाएगा यानी जो सदाबहार जो वर्षावन है यहाँ पे जो है सबसे कम जो है तापांतर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यानी लास्ट क्वेश्चन है 100 है नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो विश्व का सबसे जो है बड़ा ग्लोबल जो है कार्बन उत्सर्जक है? ये विश्व का सबसे बड़ा जो है ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक जो कहेगा तो कौन सा देश हो जाएगा? तो वो जो है चाइना जो है सबसे बड़ा जो है यानी ग्लोबल जो है कार्बन उत्सर्जक यानी देश है। तो यही 100 क्वेश्चन था जीके जीएस का। बाकी जो क्वेश्चन है ये सब मैथ और रीजनिंग का है। तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग इसे डाउनलोड करके बना सकते हैं। और उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।